अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 6 नाउ। थीम 6 जो है 3 ऑर्डर्स पर है। हम देख रहे हैं 3 ऑर्डर्स में हमने पहले क्लर्जी को डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट नोबिलिटी एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड ऑर्डर दैट इज़ पीजेंट। अब पीजेंट्री के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। पीजेंट्री जो है हम देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करता था मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लाइकवाइज हम देखते हैं हमेशा से जब एंशिएंट में हम या मिडीवल पीरियड में भी हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो किंग एंड नोबिलिटी होती थी वो बहुत छोटी एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन होती थी। बहुत छोटे हम देखते हैं उनका जो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम होते थे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती थी वो इन पीजेंट्स पर उस वक्त मुश्तमिल होती थी। इन पर वहाँ पर ज़्यादा बेस होता था। अब यहाँ हम उन्हीं पीजेंट्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि पीजेंट्स की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन थी, द रिलेशनशिप बिटवीन द पीजेंट एंड हिज लॉर्ड, वो क्या थी। कल भी हमने थोड़ा देखा था, एक हायरार्की मैंने आपको दिखाई थी। उसमें जैसे सबसे ऊपर जो है किंग है, किंग के बाद नोबल, नोबल के बाद नाइट्स एंड नाइट्स के बाद पीजेंट्स हैं। अब पीजेंट्स का यहाँ पर हम देखते हैं जैसे लाइकवाइज अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात करें या दूसरे जो भी मेन यहाँ पर मिडीवल पीरियड में अगर आप देखोगे सिविलाइजेशन या एम्पायर्स थी, वहाँ पर जो वर्किंग क्लास था या वहाँ पर पीजेंट्री जो क्लास था वो मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन में। अब जो नोबल्स और किंग वगैरह जो होते थे वो हमेशा से माइनॉरिटी में ही रहे हैं, वो कम ही रहते हैं। लाइक अगर हम फ्रेंच की बात करें तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट्स, वो वहाँ पर पीजेंट्स थे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप मानो 80% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पीजेंट्स की है। और पीजेंट्स जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहे हैं जो वहाँ पर दूसरे जो अपर 2 क्लासेस हैं उनको रन करने में। तो यहाँ पर पीजेंट जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको रेवेन्यू जनरेशन है वो पीजेंट्स कर रहे हैं। नाउ अगर हम पीजेंट्स की आज बात करेंगे तो पीजेंट्स में हम देखते हैं यहाँ पर देयर वर 2 कैटेगरीज इन पीजेंट्स, वन इज फ्री एंड सेकंड अनफ्री। तो फ्री पीजेंट एंड अनफ्री पीजेंट, तो हम इन दोनों को देखेंगे। पहले हम फ्री को देखेंगे कि फ्री में क्या उसकी क्या ऑब्लिगेशंस थी, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्री पीजेंट और विद हिज लॉर्ड। इसी तरह से जो सर्फ होता था या उससे अनफ्री पीजेंट होता था उसकी रिलेशनशिप लॉर्ड के साथ कैसी होती थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं द थर्ड ऑर्डर 2 है, 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज फ्री पीजेंट, सेकंड सर्व्स। तो सर्व्स को जब हम देखते हैं लिटरल सेंस में सर्व कहते हैं अ पर्सन फोर्स्ड टू लिव और वर्क ऑन लैंड दैट बिलोंग्स टू अ लैंड ओनर। तो ये जो सर्व उनको कहते हैं जिनको फोर्स किया जाता हो किसी लैंड ओनर की जमीन पर काम करने के लिए जहां पर खुद भी कभी वो राजी न होते थे। तो ये सर्व्स का हमने देखा यहाँ पर। नाउ द फ्री पीजेंट्स वर दोज हु हैड ओन लैंड्स बट वर्कड एज टेनेंट्स ऑफ द लैंड। अब यहाँ हम देखते हैं फ्री पीजेंट जो होते थे ना, इनकी अपनी लैंड होती थी बट ये एज टेनेंट्स काम करते थे। ये जो लैंड लॉर्ड्स थे उस वक्त उनकी जमीन पर एज टेनेंट्स काम करते थे। अब टेनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? टेनेंट इज बेसिकली अ पर्सन हु पेज मनी, या हम कह सकते हैं हु पेज रेंट टू द ओनर फॉर अ पीस ऑफ लैंड सो दैट ही और शी कैन यूज इट। अब यहाँ हम जो ये टेनेंट की बात कर रहे हैं या ये जो फ्री वर्कर की बात कर रहे हैं या फ्री पीजेंट की बात कर रहे हैं, ये उतना फ्री नहीं था जितना हम इस लिटरल सेंस से देख रहे हैं कि फ्री पीजेंट शायद होगा वो फ्री होगा, अपने हिसाब से काम कर रहा होगा, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, उस पर कोई यहाँ पर उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, वो अपने हिसाब से कल्टिवेशन कर रहा होगा। ऐसी बात यहाँ पर हम नहीं देखते। इट वॉज क्वाइट अपोजिट ऑफ इट। यहाँ हम टेनेंट की जब हम फ्री पीजेंट की हम बात करते हैं तो वो लैंड लॉर्ड्स जो थे उनसे जमीन जो है एक्वायर करते थे, रेंट पे लेते थे और उस रेंट के बाद खुद उस पर काश्त करते थे, खुद कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन के बाद उसमें से कुछ अमाउंट जो है अपने पास रखते थे या कुछ शेयर जो है अपने पास रखते थे और रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो होता था वो लॉर्ड के पास चला जाता था। अपार्ट फ्रॉम दीज हम कह सकते हैं ऑब्लिगेशन जो इन पर थी,
उसके साथ में उनको टैक्सेस भी देने पड़ते थे, जो ये अनफी पीजेंट है, जिनको हम टेनेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किन की बात करेंगे? यहाँ पर हम फ्री पीजेंट्री की बात करेंगे, जो खुद को फ्री कह रहे थे। सबसे पहली बात, वो इस सेंस में फ्री नहीं थे कि उनकी अपनी लैंड है, बल्कि इन मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ पर जो लैंड उनके पास है वो बेसिकली उनने रेंट पे ली होती थी। किनसे? पीजेंट्स से, सॉरी, जो लॉर्ड्स होते थे उनसे वो रेंट पर ले लेते थे और यहाँ से उस पर अपनी कल्टिवेशन करते थे। नाउ यहाँ हम देखते हैं ये जो फ्री पीजेंट्स है, दे हैव टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस एट लीस्ट फॉर 40 डेज इन ए ईयर। और इस तरह से हम देखते हैं ये जो फ्री पीजेंट्स थे, यहाँ पर इनको एक तो इनको यहाँ पर अपनी इस ज़मीन पर काम करना होता था। एट द मीन टाइम इनको एज यहाँ हम देखते हैं मिलिट्री के तौर पर भी काम करना होता था। तो यहाँ हम देखते हैं मिलिट्री सर्विस उनको प्रोवाइड करनी होती थी। कम से कम 40 दिन उनको एक साल में देने पड़ते थे। इस जो लॉर्ड की जो कभी भी उनको कोई एक्सपेडिशन करना हो किसी जगह, तो उस वक्त ये इनसे ये एज मिलिट्री कंटीजेंट्स या मिलिट्री रिक्रूटमेंट भी इन्हीं से करते थे। तो इनको कम से कम 40 दिन या उससे कभी ज़्यादा भी ले लेते थे। तो ये फ्री पीजेंट्स की बात हो रही है। अब फ्री पीजेंट्स में एक और चीज़ हम देखते हैं, जो उनकी पर्सनल लैंड होती थी। अब ये तो इन्होंने रेंट पे ली है, यहाँ से पैसे दिए हैं और वहाँ से रेंट पे ली है लैंड, लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो पर्सनल लैंड्स थी किनकी, जो लैंडलॉर्ड्स की पर्सनल लैंड्स थी, वहां पर भी इनको हम देखते हैं दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लॉर्ड्स फील्ड फॉर 3 days जनरली इन अ वीक। एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन, एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन इनको वहां पर भी अनपेड लेबर देना पड़ता था। वहां पर उनको पैसे उसके नहीं मिलते थे, बल्कि उनको देना पड़ता था। तो ये हम देख रहे हैं किन की बात हो रही है, ये अभी ये जो फ्री पीजेंट्री की बात हो रही है, जो उस वक्त हम मिडीवल यूरोप में जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं उसके फीचर्स की बात करें, तो इस तरह की सोसाइटी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ऐसी होती है, और या ऐसी थी मिडीवल यूरोप में। जो फ्यूडलिज्म के जो हम बेस पर जो सोसाइटी बनी थी उसके फीचर्स ये ऐसे थे, जहां पर हम देखते हैं जो पीजेंट्स थे वो सबसे ज्यादा इसमें हिट हो रहे थे, उन पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और वी कैन से उन पर जो है ऑपरेशन हो रहा था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जो यहां हम देखते हैं, along with this they had to provide unpaid services। ये जो unpaid services इन्हीं को प्रोवाइड करनी पड़ती थी। जो ये फ्री पीजेंट्स थे, इनको अपार्ट फ्रॉम जो ये कर रहे थे अपना लैंड वहाँ टिल कर रहे थे, या जो उसका लैंडलॉर्ड का भी काम होता था, कभी कभी वो भी करते थे, और मिलिट्री में कभी अगर उनको जरूरत पड़ती तो इन्हीं को ले लेते थे। और उसके साथ साथ हम देखते हैं अनपेड सर्विसेज देनी पड़ती थी। जो पब्लिक वर्क्स होते हैं ना, पब्लिक वर्क्स जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल है, ऐसे ही डिगिंग किसी जगह करनी है, और इसी तरह से रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, इन सब चीज़ों में भी हम देखते हैं किन को लिया जाता था, इन्हीं जो है पीजेंट्स को लिया जाता था काम करने के लिए। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरह से वहां पर एक फीलिंग बढ़ रही है, रिजेंटमेंट बढ़ रही है टुवर्ड्स नोबिलिटी, क्योंकि वो दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस पीजेंट्री अपार्ट फ्रॉम देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो ये काम भी करेंगे। उनमें से कौन कौन सा काम? ये यूजुअली डिगिंग डिचेस, जैसे किसी जगह कुआं खोदना है या कोई और किसी जगह खुदाई करनी है, इसी तरह से गैदरिंग फायरवुड और बिल्डिंग फेंसेस, इसी तरह से मेंटेनिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये सारे काम जो है ये किन को करने पड़ते थे? इन्हीं फ्री पीजेंट्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन सब को ये जो एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था ये ओवरबर्डन कर रहा था इन सबको। नाउ यहाँ ये जो फ्री पीजेंट्स है इनमें एक रिजेंटमेंट बढ़ रहा था, इनमें एक हम कह सकते हैं वो रिवोल्ट की जो चिंगारी होती है वो भड़क रही थी यहाँ पर इनके सीनों में। कि ये एक टाइम पे आगे जब हम इसको देखेंगे तो एक टाइम पे एक ऐसा भी फेज आएगा जब ये रिवोल्ट करेंगे इनके खिलाफ, लेकिन यहाँ पर उतनी उनमें हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक दूसरे से एक ऐसा कनेक्ट नहीं है, तालमेल नहीं है कि ये वो नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर ये ऑपरेशन में है, यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो नोबल के पास है, इस वजह से यहाँ से ज्यादा नहीं कर रहे। नाउ यहाँ अपार्ट फ्रॉम
द मेल सेक्शन, जो यहाँ पर पीजेंट यहाँ काम कर रहे थे फील्ड्स पे दूसरी जगहों पर, वो मेल्स यूजुअली करते हैं। यहाँ पर बच्चों और जो वुमन है, वुमन एंड चिल्ड्रन, उनको भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया था, उनको भी यहाँ इस चीज़ से दूर नहीं रखा गया था, बल्कि उनसे भी बहुत सारे ये काम यहाँ पर लिए जाते थे। लाइकवाइज यहाँ हम देखते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू डू सेवरल अदर टास्क, उनको बहुत ज़्यादा और टास्क दिए जाते थे और उनको वो स्टिपुलेटेड टाइम में करने पड़ते थे। नाउ उन टास्क में हम देखते हैं उनको स्पिनिंग थ्रेड, ठीक है, स्पिनिंग थ्रेड को स्पिन करना होता था। इसी तरह से वीविंग क्लॉथ, मेकिंग कैंडल्स एंड प्रिपेयरिंग वाइन फॉर ग्रेप्स, सॉरी प्रिपेयरिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स, फॉर ग्रेप्स नहीं, फ्रॉम ग्रेप्स। तो ग्रेप्स से जो वाइन बनती है तो उसको ये बनाते थे। तो यहाँ ये काम भी वुमन जो है वो भी करती थी। तो यहाँ पर कैंडल्स की बात आई है, तो कैंडल्स का सुन के थोड़ा एक मुझे यहाँ एक जोक याद आया है। ये एक यूजुअली मैं अपने दोस्त को ही कहता था, हालांकि उसने ये काम नहीं किया, फिर भी कुछ हम कभी कभी करते हैं मजाक। तो मैं उनसे कहता हूँ ये किसी और से हुआ है। वो जब कश्मीर से हम देखते यूजुअली बाहर गया है, तो उसको पता नहीं था कि जो हम कश्मीरी में कैंडल को शमा बोलते हैं और उर्दू में यूजुअली मोमबत्ती बोलते हैं। तो वो जब बाहर गए दूसरी स्टेट में, तो वहाँ पर वो उसको कैंडल की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर दुकान पे गए और ने कहा कि मुझे शमा दो। तो जो दुकानदार है वो हंसने लगा कि मैं क्या शमा आपको दूं, क्योंकि उसको कश्मीरी समझ नहीं आती थी। वो बस वहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहा था ये क्या मांग रहा है। तो वो बार बार कह रहे हैं मुझे क्षमा दो। वो जो दुकानदार है वो ये कह रहा है कि आपने तो कोई गलती नहीं की, मैं आपको किस चीज़ की क्षमा दूं, मैं आपको वो क्षमा किस सेंस में ले रहा था, माफ़ी की सेंस में ले रहा था, मैं आपको क्या माफ़ करूं, आपने कुछ किया ही नहीं। फिर इंसिस्ट करता रहा और फाइनली जो है दुकान जो है उसके पास एक बुक थी, जो पुरानी बुक आती थी ना क्षमा, उस पर नज़म वगैरह लिखी होती थी, तो वो फाइनली उसको वही पकड़ा देता है। तो ये जो है क्षमा जो है इस पर है, जो क्योंकि बहुत सारे हमारे वर्ड्स हैं जिनको हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती है जो उर्दू में होती, तो यही है हमारे दोस्त ये कहानी। तो ये यूजुअली इसमें पासिंग रिमार्क आ गया था। तो यहाँ हम देखते हैं फ्री पीजेंट्स जो थे हैड टू पे अ टैक्स। अब इतना करने के बाद जो इनकी जो अपनी लैंड होती थी, जो ये रेंट पर ले लेते थे, उसमें हम देखते हैं उस पे भी इनको एक टैक्स देना पड़ता था। एंड दैट टैक्स वाज नोन एज टैली, ठीक है, TAILLE। तो ये टैक्स भी किन को देना पड़ता था, ये इन्हीं पीजेंट्स को देना पड़ा। तो यहाँ हम देखें जितना इनसे हो पा रहा है इनको चूसना, इनसे जितना एक्सट्रैक्शन ये कर सकते थे उतना वो कर रहे थे, और ये जो पीजेंट क्लास है उनको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे कर रहे थे। अब दूसरे दो क्लासेस देखो। अब किंग जो है ना, ये यूजुअली किंग ये अथॉरिटी असल में एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो उन्हीं के पास थी। किंग ने यूजुअली इन दो क्लासेस से कोई ऐसा टैक्स नहीं लिया, बल्कि क्लर्जी को हम देखते हैं और नोबल्स को देखते हैं, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच टैक्सेस। इनसे कोई ऐसा टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि ये भी अपनी तरफ से कुछ टैक्सेस इंपोज करते थे, और वो किन पर होते थे, इन्हीं पीजेंट क्लास पर। किंग जो टैक्सेस इंपोज कर रहा है वो भी पीजेंट्स पर है, ये अपनी तरफ से जो टैक्सेस जो नोबल्स एंड क्लर्जी जो है ये भी जो अपने टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं वो भी किन पर है, इन्हीं पीजेंट्स पर। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं सारा प्रेशर जो बन रहा है वो सारा किन पर बन रहा है, वो इन्हीं पीजेंट्स पर बन रहा है। नाउ ये हमने थोड़ा जानने की कोशिश की किन के बारे में, जो फ्री पीजेंट्स थे, जिनकी लैंड जो लेते थे, कभी कभी अपनी भी होती थी, लेकिन मेजॉरिटी में वो किन से रेंट पे ले लेते थे, लॉर्ड से। नाउ अगर हम बात करें सर्फ्स की, जो हमने यहाँ पर देखा जो सेकंड कैटेगरी थी सर्फ। तो सर्फ कौन है? बेसिकली सर्फ इज अ पर्सन जो फोर्सबली जिसको किसी लैंड पर रखा गया हो, जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा हो। तो यहाँ हम देखते हैं सर्फ्स की अगर हम बात करें, उनको हम देखते हैं टिल द लैंड ऑफ द लॉर्ड विदाउट वेज। तो ये यहाँ पर क्लियर है, यहाँ जो सर्व्स होते थे वो जो है अनपेड लेबर करते थे, जिसको हम फोर्स्ड लेबर भी कह सकते हैं, कि वो जो है उनको काम कराया जाता था लेकिन उनको पैसे वगैरह उसके नहीं दिए जाते थे। तो ये पहला हम देखते हैं सर्व्स पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वो पहली ये थी। मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन बाय लॉर्ड। तो यहाँ पर जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा था, जो भी ये काम कर रहा था,
अब लॉर्ड्स के फील्ड पर जो वहाँ पर नोबल था उसके फील्ड पर जो भी ये काम कर रहा था, उसमें जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस था तो वो खुद अपने पास ले लेता था। जो उस वक्त लॉर्ड होता था वो अपने पास ले लेता, और उसमें से कुछ खाने पीने जितना गुजर बसर हो सके हम कह सकते हैं, 2 वक्त की रोटी हम कह सकते हैं, उससे भी कम ये किन को देते थे, सर्फ्स को सर्वाइव करने के। हालांकि ये शायद वो भी नहीं देते इनको अगर इनका बस चले, ये बस इतने कि अगर हम इनको खाने को नहीं देंगे तो ये दूसरे दिन काम करने नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो भूख की वजह से वे काम नहीं कर सकते। इस वजह से इनको खाने पीने की चीज़ों तक ये जो है मुहैया किया जाता था। बाकी जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस ये कर रहे थे, ये जो अपने दिन जो वर्किंग आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उनको बहुत कम प्रोड्यूस या बहुत कम खाने को दिया जाता था। नाउ सेकंड सर्व्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, they were not allowed to leave the estate without permission of the lord। ये यहाँ पर एक दूसरा ऑपरेशन ये था इन पर कि इनको अलाउ ही नहीं था कि ये अपने इस लॉर्ड की एस्टेट से बाहर जाकर दूसरे लॉर्ड की खिदमत करें या दूसरे लॉर्ड की ज़मीन पर काम कर सके। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट वॉज ए काइंड ऑफ स्लेवरी इन ए मॉडर्न सेंस, इन ए लिटिल सोफेस्टिकेटेड वे हम कह सकते हैं। ये स्लेवरी ही थी जो हमने मेसोपोटामिया में ट्रेस की, रोमन्स में ट्रेस की, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। अब उसको स्लेवरी का नाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में हम ये इनको सर्व्स कह रहे हैं, या ये जो है इन पर उस तरह से अथॉरिटी नहीं जमा रहे, लेकिन वो जो है स्लेवरी का ही कॉन्सेप्ट है, स्लेवरी का एक लिबादा है जिसमें इस चीज़ को परोसा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है दूसरे के लैंड पर नहीं जा सकते थे। अब अगर वहाँ पर दूसरा कोई लॉर्ड होता था, दूसरी एस्टेट होती थी, ये यहाँ से जाते, अगर यहाँ ऑपरेशन हो रहा है ज़्यादा तो वो वहाँ जाते, वहाँ काम करते, वहाँ कुछ गुजारा करते, लेकिन इट वॉज नॉट अलाउड फॉर अ सर्व टू abandon his lord's produce या abandon his lord's land। तो ये इसको अलाउ नहीं किया जाता था। तो ये इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं, जो ये हम देखते हैं कि लॉर्ड क्लेम्ड सेवरल मोनोपोलीज ऑन सर्व्स। तो इसके साथ साथ जो लॉर्ड होता था उसको और भी कुछ इख्तियार हम देखते हैं इन पर होते थे। अब वो कौन सी मोनोपोलीज हैं वो हम देखते हैं जो इन पर रखते थे ये लॉर्ड्स। वो ये है कि सर्व्स कुड यूज ओनली लॉर्ड्स फ्लोर मिल, हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड्स एंड हिज वाइन प्रेस टू डिस्टिल वाइन। तो यहाँ हम देखते हैं एक और चीज़ जो है इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई वो ये है कि इनको हम देखते हैं कि आपको जो आप फ्लोर, जैसे आपने अभी ये प्रोडक्शन किया तो आपको जो अनाज यहाँ से दिया जा रहा है, तो आप ये भी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इसको किसी भी मिल पर नहीं ले जा सकते हो इसको ग्राइंड करने के लिए, बल्कि आपके लिए कंपलसरी ये है कि आपको सिर्फ ये जो आपके लॉर्ड की मिल है, जिस मैनर में आप काम कर रहे हो, जिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड में आप काम कर रहे हो, वहां पर जो आपका लॉर्ड है उसकी जो फ्लोर मिल है, सिर्फ आप वहीं पर अपना जो अनाज है, अपना जो आप ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो वह वहीं पर ग्राइंड कर सकते हो। तो ये दूसरे पर नहीं जा सकते। दूसरा, उसके बाद अगर आपको रोटी भी जो बनाते थे उस वक्त, जो बड़े ओवन्स होते थे उस टाइम, तो रोटी भी अगर आपको बनानी है वो भी आप किसी और जगह नहीं बना सकते, बट ओनली जो लॉर्ड का अपना एक ओवन होता था उस टाइम, तो उसमें ही बना सकते। तो इसका भी एक अपना पर्पस था। पर्पस ये था कि वो कंटिन्यूस उनको वॉच करते रहें कि ये जो है ज़्यादा होर्डिंग मत कर रहे हैं चीज़ों की, इनके पास ज़्यादा ग्रेन्स मत है, इनके पास ज़्यादा रोटी वगैरह जो है वो मत है। तो ये एक और चीज़ थी सेंसर करने की, इनको देखने की कि ये हमसे ज़्यादा ये इस चीज़ में ज़्यादा एक्वायर ना करें। अब हद जो है तब ये पार करते हैं जब हम देखते हैं इनके सोशल पर्सनल मैटर्स में भी ये चले जाते हैं, और पर्सनल मैटर्स में हम देखते हैं इनकी जो शादी थी वो भी यही डिसाइड करते थे। इनका अपना इसमें शादी में भी कोई हम देखते हैं किसी को पसंद करते तो वो भी लॉर्ड की पसंद का होना चाहिए,
या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी पसंद की शादी भी ये नहीं कर सकते थे, बल्कि जिसको लॉर्ड अप्रूव करता था, इनका जो हेड होता था वो अप्रूव करता था, वही हम देखते हैं, वही इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। सो ये हम देखते हैं पीजेंट्री की बात। पीजेंट्री में हम देखते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन्हीं पर कॉन्सिस्ट करती थी, और उसके साथ साथ इनके ऊपर जो है ऑपरेशन हम कह सकते हैं, टायरनी कह सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। नाउ ये जो है, अब हम थोड़ा पीरियड को आगे ले जाते हैं, हम 9th सेंचुरी में देखते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में फ्यूडलिज्म जो है अपने पीक पर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्टन चेंजेस हैपेंड इन द मेडिवल यूरोप। हम मोर पर्टिकुलरली अगर हम फ्रांस और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं 11th सेंचुरी में, तो वो थोड़ी ड्रामेटिक चेंजेस हैं। तो अब हम फ्यूडलिज्म से थोड़ा आगे जाएंगे। फ्यूडलिज्म में हम अभी हमने जो फ्यूडलिज्म का देखा, ये इसका सेटअप जो था 3 ऑर्डर्स का हमने देखा। अब फ्यूडलिज्म के बाद हम देखेंगे कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे इस फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन में, या लेटर पीरियड में हम देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस लाने में। अब अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखो, इसमें हम देखते हैं जैसे 2 रीजन्स अब हम पहले ट्रेस करेंगे। तो अभी हमने 3 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। 3 ऑर्डर्स में पहले क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड पीजेंट्री को डिस्कस किया। नाउ यहाँ हम थोड़ा पहले जो रीजन्स हैं इनको शायद मैंने आपको नहीं बताया। ये जो फ्रांस का रीजन है, आपको पता होना चाहिए, जो ये फ्रांस का रीजन है इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले ये नाम नहीं था, इसका पहले गॉल नाम था। ठीक है, तो आपकी बुक पर जो ये वेस्टर्न यूरोप का जो मैप दिया गया है, तो वहां पर आप इसको ट्रेस कर सकते हो। वहां पर गॉल का प्रोविंस वहां पर दिखाया गया है, और गॉल में हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में यहाँ पर कुछ ट्राइब्स आते हैं। तो मैंने आपको जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हमने पढ़ा, वहां पर हमने देखा था कुछ ट्राइब्स है जिनको हम जर्मैनिक ट्राइब्स कहते हैं। तो ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स में से एक ट्राइब था जिनको हम फ्रैंक्स कहते थे। ये जो फ्रैंक्स थे, ये एक ट्राइब था जो जर्मैनिक ट्राइब्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स थे, उनमें एक ट्राइब जो है फ्रैंक्स का भी था। तो ये जो है यहाँ पर आ जाते हैं, जो ये फ्रैंक्स जो हैं ये गॉल में आ जाते हैं, और गॉल में क्या करते हैं, उनको ये जो है नाम देते हैं, अपने नाम पर उसका नाम रखते हैं। जो फ्रैंक है उसी पर फिर फ्रांस जो है उसका नाम पड़ता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जो जर्मैनिक ट्राइब में फ्रैंक्स हैं वो जब गॉल में गए उन्होंने उसका नाम गॉल से क्या रखा, फ्रांस रखा। तो ये यहाँ पर फ्रेंच बन गए, फ्रांस बन गए, यहाँ पर इसको नाम पड़ा है ये। तो दूसरा जो हमारे पास जो उस वक्त जहाँ पर ये सब चीज़ें हम ट्रेस कर रहे हैं वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं, इंग्लैंड में हमने देखा 6th सेंचुरी में क्या होता है इंग्लैंड में, यहाँ पर 2 और ट्राइब्स आ जाते हैं। इस जहाँ जैसे हमने वहाँ पर फ्रैंक्स का आना देखा, यहाँ इंग्लैंड में हम 6th सेंचुरी में 2 ट्राइब्स आते हैं, और इन ट्राइब्स का भी हम देखते हैं ओरिजिन कहाँ है, ये भी कहाँ, जर्मैनिक ट्राइब से आते हैं, जर्मैनिक ट्राइब्स। तो जर्मैनिक ट्राइब से जब ये आते हैं तो उनमें 2 ये हम देखते हैं 2 ट्राइब्स आते हैं, उनको हम एंगल्स एंड सेक्शंस। एंगल्स एंड सेक्शंस जो है ये 2 ट्राइब्स आते हैं और यहाँ कब्जा करते हैं या यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, जो उस वक्त इंग्लैंड की ज़मीन थी। अब इंग्लैंड को इन्होंने उस वक्त नाम दिया है अपने नाम पर, असल में ये इसी का वेरिएंट है। जो इंग्लैंड है इसको पहले क्या कहा जाता था, ये एंगल लैंड कहा जाता था। तो ये एंगल लैंड से हम देखते हैं इंग्लैंड, फिर लेटर पीरियड में हम देखते हैं इसमें एडिशन होती है और इंग्लैंड बन जाता है। तो यहाँ से हम इसको ट्रेस करते हैं। तो हम देखते हैं 11th सेंचुरी में हम देखते हैं इन 2 रीजन्स में, जो 11th सेंचुरी में अब 2 रीजन्स आपस में, अब इनकी जो है ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, ये फ्रांस। तो ये 2 रीजन्स हम देख रहे हैं पावरफुल हो रहे हैं। तो 11th सेंचुरी में हम देखते हैं इन दोनों के बीच में टसल स्टार्ट होती है, टसल फॉर पावर, टसल फॉर पावर। पावर में हम देखते हैं कभी टेरिटरी पर होती थी,
तो टेरिटरी पर भी करते थे, या उसमें हम ट्रेड पर भी हम देखते हैं, ट्रेड इन टेरिटरी, ट्रेड पर कंट्रोल करना है, ज़्यादा टेरिटरी पर कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हम देखते हैं आपस में इनमें वो कन्फ्रंटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। नाउ यहाँ हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल इकोनॉमिक रिलेशन। अब इस चीज़ को दिमाग में रखना आप, क्योंकि आगे हम जो देखेंगे फिर इसी में हम देखते हैं जो अर्ली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है वो हम लेटर पीरियड में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक जो इंग्लैंड एंड फ्रांस है वो हम देख रहे हैं उनको एक शेप मिलती है 11th सेंचुरी में, थोड़े वो डेवलप होने स्टार्ट। अब 11th सेंचुरी में ही क्या होता है इन रीजन्स में वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इस 11th सेंचुरी में इन दो रीजन्स में और दूसरे जो रीजन्स वहां पर थे वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो यहां पर फैक्टर्स कुछ हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल इकोनॉमिक रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब कुछ यहाँ पर रीजंस आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, हम देख सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है जो अभी हमने फ्यूडलिज्म का डिस्कस किया, फ्यूडलिज्म में जो हमने चेंजेस अभी देखी थी, अभी चेंजेस नहीं देखी, फ्यूडलिज्म में हमने उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, पीजेंट्री का कैसा तरीका था, नोबल्स का क्या था, क्लर्जी का क्या था। अब यहाँ हम कुछ फैक्टर्स ट्रेस आउट करेंगे जो हम देखेंगे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को चेंज कर रहा है, ठीक है, जो इफेक्ट कर रहा है इसको। तो उसमें हम देखते हैं कुछ चीजें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, जो है चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट। सेकंड जो है वो लैंड यूज है। थर्ड जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स जो उस वक्त अफेक्ट कर रहे थे अब सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को। अब यहाँ हम इसको कल डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो है इसके बाद चेंज, ये जो इसमें जो चेंजेस आ रही है वही फिर लेटर पीरियड में हम देखते हैं एक रीजन बन जाता है इन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो यहाँ तक हमने देखा, ये हम कल अब डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को। अब यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन or you can directly contact me for that. Till then, stay safe and take care of yourself.